जय हिंद दोस्तों। आज से हम क्लास 11 एनसीईआरटी पर आधारित विषय मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर देने जा रहे हैं। देखिए, हमारे वीडियो लेक्चर देने का मूल उद्देश्य ये है कि क्लास 11 के सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे और पहला चैप्टर स्टार्ट करने के साथ ही लास्ट तक कंटिन्यूअस करेंगे। इसके बाद जब हमारा पूर्ण रूप से बेस तैयार हो जाएगा तो क्लास 12 का बढ़िया से अध्ययन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 11 में हम लोग अध्ययन किए हैं। क्लास 12 को अध्ययन करने के बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद हमारा ये उद्देश्य होगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स ला सकें। ये तभी संभव होगा जब आप खुद स्वयं से मेहनत करेंगे और हमारा भी उत्तरदायित्व होगा कि हम 100 में 100 पढ़ा दें। आप 100 में 100 तभी लाएंगे जब 100 में 100 पढ़ा दें। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हम 100 में 100 पढ़ाने का भरपूर कोशिश करेंगे। और देखिए, हमारा पढ़ाने के उद्देश्य ये नहीं है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम केवल पास कर लें, बल्कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बोर्ड का एग्ज़ाम पास करने के बाद CUET जैसे एग्ज़ाम, NDA जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। इसके लिए हमारे प्लानिंग ये रहेगी कि एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद उस चैप्टर से संबंधित कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। और थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय से MSc मैथमेटिक्स विषय के साथ पास करने के बाद लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने के बाद राजकीय विद्यालय में, राजकीय इंटर कॉलेज में गणित शिक्षक के रूप में 2020 से कार्यरत हूँ। बिना देरी किए चलिए हम लोग मूल टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको सेट पढ़ना है। क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट से। देखिए, सेट पढ़ने से पहले सेट की उपयोगिता हम बता देते हैं, और सेट को पढ़ने के लिए हमको इसके पहले थोड़ी सी क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए, सेट इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सेट इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर कि अगर आप सेट नहीं पढ़ते हैं या आधे मन से पढ़ते हैं या ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो आप अगर मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना हो, आप चाहते हो कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय से BSc करें, या मैथमेटिक्स में हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने या मैथमेटिक्स का टीचर बने, तो आपको बता दें बिना सेट पढ़े आप संभव ही नहीं, आपके ये मुकाम हासिल कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप जब BSc करने जाएंगे या BTech करने जाएंगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स जो होता है टोटली इसी सेट और फंक्शन पे डिपेंड होता है। इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन भी तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप सेट को अच्छे से समझेंगे। तो सेट को केवल एग्जाम के दृष्टि से नहीं, कंपटीशन के दृष्टि से, आपको गणित में अपना करियर बनाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सेट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि हम थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा कि हम तो चले थे 11th का पढ़ाने, लगे सेट नंबर सिस्टम पढ़ाने, क्लास 7th की चीज़ें। तो हमको आपको बता दें कि आप क्लास 11th का सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ तक काम चल जाएगा, लेकिन उससे संबंधित अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो ये छोटे छोटे सिंबल N, W, I, R, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब टर्मिनोलॉजी जो है, जो टर्म है, बार बार क्वेश्चन में आएगा, वहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो हमको पूरा ध्यान क्वेश्चन पर देना है कि इस सब छोटे छोटे टर्म पर ध्यान देना। तो इस छोटे छोटे टर्म पर हम ध्यान न दे पाएँ, उसका समय बचा लें, इसलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप पहले से जानते होंगे, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल इसलिए कर लेते हैं कि बिना इसके पढ़े आप सेट का अच्छे से अध्ययन कर ही नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे
सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानना है ये है कि प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? नेचुरल नंबर यानी यन, कैपिटल यन, नेचुरल नंबर का पहला लेटर से इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड कर दें तो हमको पूर्ण संख्या मिल जाएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को देखिए हम आई से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाता है, और इसके बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इसी तरह चला जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 के आप राइट साइड में जाएंगे तो ये कुछ नई संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? धन संख्या, प्राकृतिक संख्या है। इसी को हम धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक कहें या प्राकृतिक संख्या कहें, दोनों एक ही चीज़ है। कहीं कहीं किताब में क्वेश्चन लगाने के दौरान हम लोग धन पूर्णांक शब्द आएगा। धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या, 0 के दाहिने तरफ की संख्या। इसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक हम लोग आई माइनस से डिनोट करते हैं। शून्य को क्या कहेंगे? शून्य पूर्णांक या 0 पूर्णांक कहेंगे। तो थोड़ा सा देखिए इसको बारे में जानना है। पूर्णांक क्या? पूर्णांक को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। लेकिन आप किताब जब भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मैथ की बुक को, तो आई को कहीं कहीं जेड से प्रदर्शित किया है, कहीं कहीं जेड, कहीं कहीं क्या, हर जगह। यहाँ हम लोग आई इंटीजर के पहले लेटर से आई इसको कह लेते हैं, लेकिन जैसे आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे इंटीजर का नोटेशन, जहाँ भी इंटीजर कहेगा वहाँ जेड, उसका नोटेशन जेड यूज करता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। और इंटीजर में क्या होते हैं? धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, शून्य पूर्णांक होते हैं। तीनों को मिला करके क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 ना हो और P और Q पूर्णतः विभाजित हों। जैसे देखिए यहाँ पे 7/5 है, 7/5 है तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। Q मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर, मतलब हर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए और 7 5 पूर्ण रूप से कटे होने चाहिए। पूर्ण रूप से कटे होने का मतलब ये होता है कि 7 और 5 का महत्तम समापवर्त निकालें तो 1 आए। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ लिखा √4। √4 का मतलब होता है 2। तो 2 का मतलब क्या? 2/1। 2/1 का मतलब P/Q का रूप का है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कह सकते हैं कि ऊपर की जितनी भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वो सारी पूर्णांक संख्या सब परिमेय संख्या होती हैं। अब उसके बाद अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या ना हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का बहुत सारे एग्जाम्पल है, √5, √7, √11 एंड सो ऑन। इसी प्रकार सम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब उसके बाद क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, यानी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इसके बाद भाज्य संख्या, जो वे सभी संख्या जो किसी न किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 6 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है? भाज्य संख्या में क्या होता है? 6 है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। ठीक, क्या चीज? हाँ, भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा संख्याओं से कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता है? अभाज्य संख्या, पहले चीज़ तो ये नोट करना है कि अभाज्य संख्या में 0 और 1 नहीं होता। इसको छोड़ के ही बात करेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आता है 1 क्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो वे सभी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी से न कटे। देखिए 5 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य में कई फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 ही फैक्टर हो, 1 और स्वयं। जैसे अब ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में आपको 6-7 से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारा मेन टॉपिक है सेट जानना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। अब उसके बाद सहभाज्य। सहभाज्य के मतलब सह से पता चलता है कि 7 7 2 संख्याएं होंगी जो कि
जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो होंगी अभाज्य संख्या होंगी। दो अभाज्य संख्या को साथ में ले लें तो उसको सहअभाज्य कहेंगे। सह माने साथ, यानी दो अभाज्य संख्या एक साथ आ जाए तो उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब वास्तविक संख्या में सारी संख्या आ जाएंगी, ऊपर की जितनी भी संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। देखिए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। यानी ऊपर की जितनी भी संख्या है उसके अलावा भी जो संख्याएं हैं जो वास्तविक रेखा पर आ सकती हैं, हाँ, वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। उसके बाद अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर हम लोग 10 तक नहीं पढ़े थे, लेकिन 11th में एक अलग से चैप्टर है इस नंबर के बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि नंबर सिस्टम से आप परिचित हो चुके होंगे और अच्छे से रिमाइंड हो गया होगा, मतलब पुरानी चीज़ें याद हो गई होंगी, ताज़ा हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग मूल टॉपिक पाते हैं, सेट। देखिए सेट, देखिए सेट क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए कौन सा, देखिए पहले बात क्या किया गया? वस्तुओं के संग्रह की बात किया गया। सेट में किसकी बात किया गया? वस्तुओं के संग्रह की बात किया गया। कैसे वस्तुओं के संग्रह के? सुपरिभाषित वस्तुओं की। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट याद कर लीजिए। वस्तुएं कैसे होंगी? सेट होने के लिए, समुच्चय होने के लिए, समुच्चय होने के लिए 2-3 चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो सेट के एग्जाम्पल्स आराम से फाइंड कर पाएंगे। जैसे पहला चीज़ है कि वस्तुएं निश्चित होंगी, निश्चित होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। इसका मतलब ये, और दूसरा मतलब यही चीज दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वस्तुएं जो भी एकदम परिभाषित होगी, मतलब कोई लफड़ा नहीं होगा उसको हमको सेलेक्ट करने में, उसको सोचने समझने में। जैसे अभी हम एग्जांपल बताएंगे। तो समुच्चय होने के लिए पहली शर्त है कि वस्तुएं निश्चित होंगी, अलग अलग होगी, यानी एक वस्तु कई बार नहीं आएंगी। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, अभी हम उदाहरण बता दें, अगर हम कहें कि कक्षा के सभी अच्छे बच्चों का संग्रह, कक्षा के सभी अच्छे बच्चों का संग्रह। अब बताइए, यहाँ संग्रह तो है, ऑब्जेक्ट्स भी है, मतलब वस्तुओं का, वस्तु मतलब बच्चों का संग्रह भी है, लेकिन क्या ये सेट है? सेट इसलिए नहीं है क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित होने का मतलब क्या है? अच्छा है। कौन सा अच्छा लड़का है उसको हम कैसे देख के बताएंगे कि अच्छा है? तो ये वस्तु भी है, ऑब्जेक्ट्स भी है, वो ऑब्जेक्ट्स का संग्रह भी है, लेकिन परिभाषित न होने का कारण ये सेट नहीं बना रहा है। लेकिन अगर हम कहें कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का संग्रह जो 60% से ऊपर मार्क प्राप्त किए हुए हैं, आसानी से एकदम निश्चित वस्तुएं निश्चित हो गई। आप अलग अलग कर सकते हैं ना कि यही होगा 60% पाया, यही 60% पाया, उसको एकदम अलग अलग कर लेंगे तो ये सेट के अंतर्गत आ जाएगा। यानी इसमें अगर कह दें कक्षा के वे सभी बच्चे जो 60% से ऊपर मार्क्स गेन किए हुए हैं, वे क्या हैं? समुच्चय में के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है समुच्चय के डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें और भी याद करना है। जैसे हम कहें, जैसे और भी एग्जाम्पल करते हैं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, संग्रह कह लीजिए। अभी समुच्चय तो बातें मत करिए, कहिए कि सप्ताह के दिनों का संग्रह। सप्ताह के दिनों का संग्रह आप पक्का कर लेंगे। क्या होता है पहले? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखिए ये क्या एकदम क्लियर है कि हम अगर सप्ताह के दिनों का संग्रह बनाएं तो हम बना सकते हैं। एकदम निश्चित है कि मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा। ये क्या बनाएगा? सेट बनाएगा। अब जब ये सेट बनाएगा, अब ये संग्रह है तो इसको हम सेट कह लिए, ठीक है, लेकिन सेट का एक सिंबल होता है। जब भी हमारे क्षेत्र में आ गए, मतलब सेट के अंतर्गत आ गए, तो इसका एक सिंबल देना पड़ता है। सिंबल कैसे देंगे? इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे।
क्लोज कर देंगे। अब सेट बनाना, बंडल बन गया, तो बंडल बन गया तो उसको बांध देंगे। मैथमेटिक्स में एक सेट के मतलब ऑब्जेक्ट्स के संग्रह को बांधते कैसे, कर्ली ब्रैकेट से बांध देते हैं। अब उसको क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। कोई भी मान लीजिए कि ए इज द सेट ऑफ डे ऑफ वीक्स, मतलब सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। आराम से इसको लिख सकते हैं। अब बात ये आता है कि ये क्या है, यम है, टी क्या है, ये यम जो है समुच्चय का अवयव कहलाते हैं। अवयव कहलाते हैं। अवयव या एलिमेंट इसको कहिए, एलिमेंट्स कहिए, या इसी को ऑब्जेक्ट्स कहिए, या वस्तुएं कहिए। ठीक, ये कह सकते हैं। चलिए तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल बता दिए हैं, लेकिन एक चीज़ नोट करना है कि जब भी, अब देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे वस्तुएं होंगी। अब सारे वस्तुओं को लिखना है तो लिखने के लिए एक जनरल लेटर यूज करते हैं, जो सेट के अंतर्गत अवयव आते हैं। उस सेट के अंतर्गत अवयव को हम लोग स्मॉल लेटर ए बी सी एंड स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और यानी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किस लेटर से लिखेंगे, ए बी सी, जो भी लिखेंगे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब पूरा जब सेट बन जाएगा लेटर से, जब सेट बन जाएगा तो उसको हम एक कैपिटल लेटर यूज करते हैं। चलिए इसको और एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये लिख लिए तो एज इट उनको कामा के द्वारा 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनाएंगे, तो प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगी, इस सेट का अवयव कहलाएगी। इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत क्लोज कर देंगे, इसका एक नाम दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट में क्या करते हैं, वस्तुओं को कामा के द्वारा अलग अलग करके लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद एक बड़ी चीज हो जाती है तो एक बड़ा नाम देते हैं। बड़ा नाम कैसे देते हैं, कैपिटल लेटर से देते हैं। ए भी दे सकते हैं, बी भी से दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर कोई सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, तो जब भी लेटर यूज करना होगा हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज करेंगे, ए बी सी डी। अब बात आती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ संख्या जो है ये क्या है, एक को कहेंगे अवयव, 2 को क्या कहेंगे, मतलब अवयव कहते हैं, अवयव कहिए, एलिमेंट्स कहिए। ठीक, इसको एलिमेंट्स, इसी को ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, वस्तुएं भी कहते हैं। ये सारे सेट एक क्या है, अवयव कहलाते हैं। एक क्या है, एक मतलब नंबर 1 समुच्चय एक का एक अवयव है। ठीक, अवयव है, इसको तो शब्द में लिख लिए। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, 2 समुच्चय बी का एक अवयव है। इसी तरह 3 भी लिखेंगे, इसी प्रकार से 10 भी लिखेंगे। ठीक, इसको शब्द में तो लिख लिए, लेकिन इसको संकेत में लिखना हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या लिखेंगे, ए अगर सेट ए का अवयव हो तो बस ऐसे लिख देंगे, एक बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। बशर्ते ये है कि इसको लिखने में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे इसको शॉर्ट में लिख दीजिए। अवयव है, एक सेट ए का अवयव है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है, हिंदी में पढ़ते हैं संबंधित है, मतलब एक सेट ए से संबंधित है। मतलब ये हम अपने परिवार में हैं तो हम अपने परिवार से संबंधित है। इसका परिवार क्या है, ये 10 है, ये 10 इससे संबंधित है। अगर 2 ए से संबंधित है कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक,
4 ए से संबंधित है, 4 बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स, ये सिंबल को हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि संबंध, इसके जो परिवार के सदस्य हैं, जो अवयव हैं, उसके संबंध को इससे दर्शाता है। अगर हम इससे बाहर का कोई अवयव ले लें, अब मान लीजिए अल्फा ले लेते हैं, अल्फा ले लीजिए, अल्फा जो है इस सेट के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो इसको लिखेंगे अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब इसको लिखेंगे अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गया? ठीक। अब उम्मीद है कि इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे। क्या बताएं हम, से पूरे सेट को अगर लिखना हो तो एक नाम देते हैं कैपिटल लेटर, फिर क्या करते हैं, इसके अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट लिखने हो, अवयव लिखने, सब पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही शब्द हैं, तो उसको हम स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। अभी वो थोड़ा सा यूज नहीं हो पा रहा, आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और ये अगर सेट ए का सदस्य है तो उसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से संबंधित है। अब इसके आगे कुछ चीज़ें और इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ रिमार्क में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, रिमार्क्स में लिख लीजिए। देखिए सेट के अंतर्गत पहला जी की रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समुच्चय के अंदर एक ही अवयव 2 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। जैसे हम इसको एग्जांपल, अगर मान लीजिए सेट है 1 2 3, ये तो सही है, लेकिन अगर इसको लिखेंगे 1 बराबर 1 1 2 3 तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा। अगर 2 बार लिखा है तो उसको हम 1 बार लिखेंगे। पहला चीज़ तो ये है रिमार्क्स में, रिपीटेशन मतलब समुच्चय के अंदर एक अवयव 2 बार नहीं आएंगे। दूसरा चीज क्या है, समुच्चय के अंदर क्रम का ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्रम, अवयवों के क्रम, अवयवों के क्रम का ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर हम कह दें सेट लिख रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 लिखिए, चाहे 2 3 1 लिखिए, सब सही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 1 2 3 और 2 3 अलग है। क्रम चाहे जैसे हो, 2 3 1 लिखिए, चाहे 1 2 3 लिखिए, सब सही है। तो इसमें क्या है, इसके अलावा अगर नोट करना, समुच्चय के अंदर एक ही अवयव 2 बार नहीं आएंगे, 2 बार अगर आएंगे तो उसको 1 बार बना लेंगे। और समुच्चय के अंदर अवयवों को क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। 1 2 3 लिखिए, चाहे 2 3 1 लिखिए। अब देखिए हम लोग समुच्चय के कुछ उदाहरण करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अगर कहें कि वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो समुच्चय है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 ठो, आराम से उसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब निश्चित है, अलग अलग है। देखिए समुच्चय होने के लिए क्या डेफिनेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, जो अवयव वस्तुएं एकदम निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि ये मिल जाएगा, एकदम परिभाषित होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जनवरी फरवरी मार्च, भी एकदम परिभाषित है ना कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, और सब अलग अलग है, 2 बार की तो बात ही नहीं करेंगे समुच्चय में। ठीक, तो अब इसी को ध्यान में रखते कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो भी चीज़ें लिखा हो एकदम स्पष्ट हो, परिभाषित हो, मतलब उसको पढ़ने के बाद हम उसको विजुलाइज कर सकें, उसको अलग अलग कर सकें, तब हम कहेंगे कि वो समुच्चय है, अदरवाइज नहीं है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, कुछ नया एग्जाम्पल नहीं है। जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह आराम से निकाल लेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बस इसके अलावा नहीं होंगे, आराम से इसको अलग अलग कर लेंगे। तो जो भी कह रहा है इसको जनवरी लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे,
अलग अलग लिखेंगे, लिखने के बाद कामा लगाएंगे, फिर कामा लगाएंगे, लिखेंगे, फिर करली में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। चाहो तो इसका आप नाम दे सकते हो ए। हाँ, तो ये क्या है, सेट हो जाएगा। क्यों सेट है? क्योंकि एकदम स्पष्ट है कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं और अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप प्रतिभाशाली लेखक को, बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे लोग को ऐसे खड़ा कर दीजिए, किसी को देख करके हम यह नहीं कह सकते कि ये प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली होने की क्राइटेरिया होना चाहिए। हो सकता है कुछ क्राइटेरिया वे सभी लेखक प्रतिभाशाली में आएंगे जब वो 100 से अधिक कविताएं लिख चुके होंगे, तब उनको अलग अलग कर सके हैं। केवल कहें कि ये प्रतिभाशाली तो कैसे कहेंगे, किसी के माथे पे थोड़ा लिखा है। तब प्रतिभाशाली होना ही डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ये सेट था। ये सेट क्यों था? एकदम क्लियर जेड से प्रारंभ होने वाले अक्षर स्पष्ट रूप से अलग अलग हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को किसको सर्वश्रेष्ठ कहेंगे? ये भी परिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ होना ही परिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में तो बालक भी होंगे, बालिकाएं भी होंगे। बालक कह रहे हैं तो बालक एक तरफ कर लीजिए, एकदम स्पष्ट है कि बालक है, ये है, ये है, वो है। ये सेट है, मतलब बालक को हम अलग कर सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 1 2 3 4 5 99 तक लिखिए, पक्का लिख लेंगे उसको कामा द्वारा अलग अलग करके। एक कोई भी शब्द 2 बार भी नहीं आएगा, तो पहले एक निश्चित संख्या प्राप्त हो और 1 से अधिक बार ना आए, पक्का नहीं आएगी। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगा। तो अलग अलग हो, निश्चित हो, उनको कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लेंगे तो सेट बन जाएगा। यह लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र उपन्यास लिखे होंगे तो उसका कुछ न कुछ संग्रह होगा ना। ऐसा तो नहीं कि जितना मन है उतना लिख लिए होंगे, तो इसको सेट के अंतर्गत लिख सकते हैं। प्रेमचंद्र में गोदान हो गया, गबन हो गया, बहुत सारी कविताएं, वैसे 100 200 400 होंगी, इतने नहीं होंगी। हाँ, तो उसको अलग अलग हम संग्रह बना सकते हैं, तो ये सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखिए परिभाषित है एकदम, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, तो सम संख्या एकदम परिभाषित है, उनको जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो ये क्या है? सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। कितने प्रश्न आएंगे तो क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा जितने भी आएंगे, सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब किसको खतरनाक कहेंगे? अगर शेर को खतरनाक कहते हैं, पालतू शेर को ले लो तो वो खतरनाक रहता ही नहीं, अपने मालिक को कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचाता है। तो खतरनाक होना ही परिभाषित है, इसलिए समुच्चय नहीं है। उम्मीद है कि समुच्चय के एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद समुच्चय का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की 2 विधियां हैं। देखिए, समुच्चय को निरूपित करने की विधि, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधि है, रोस्टर विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, अगर हम कहें, अभी देखिए कहें कि सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय। ठीक, तो समुच्चय जब भी लिखेंगे उसका एक नाम देंगे। किससे नाम देंगे? कैपिटल लेटर से। जो भी इच्छा, तो मान लीजिए एक क्या है, सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय है। आप जो चीज कह रहा है उसको कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लीजिए। तो ऐसे अगर लिख लेते, जैसे क्या लिखेंगे, मान लीजिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, बस। इससे ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते। ठीक, अगर जो चीज़ कह रहा है शब्द में, उसको हम कामा के द्वारा अलग अलग करके पॉइंट वाइज पर्टिकुलर एक एक पॉइंट लेकर एक एक अवयव ले करके लिख दें, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। उसको क्या कहते हैं? रोस्टर विधि। लेकिन अगर इसी को अगर नियम रूप में लिखना हो, जैसे नियम रूप में लिखने के लिए क्या कहते हैं, ये इसको कह लीजिए रोस्टर विधि है। अगर मान लीजिए इसी चीज़ को लिखना हो सेट बिल्टर फार्म मेथड, मतलब समुच्चय निर्माण विधि।
देखिए समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में एक चीज ध्यान दीजिए, एक कोई चर लेते हैं यक्स। देखिए यक्स हम इस्तेमाल लिए हैं, हम अभी बताए थे कि सेट के अंदर जब भी कोई लेटर लेंगे वो कैसा लेंगे, स्मॉल लेंगे। अब इसी को बताएंगे कि ये है क्या, मतलब ये तो क्या था, जो चीज कह रहा था उसको कामा के द्वारा अलग अलग कर करके पर्टिकुलर एक एक अवयव लेकर के लिख लिए, तो क्या हो गया, रोस्टर विधि हो गया। रोस्टर विधि कही है, सारिक विधि कही है। लेकिन इसी चीज को नियम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एक चर लेंगे और चर को बताएंगे कि चर क्या है। चर इस प्रकार से है, देखिए ये जो सिंबल है ना, ये इस प्रकार से है, इसका मतलब होता है इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो जब यक्स लिख लेंगे, इसको नियम रूप में लिखना, तो इसको क्या बताएंगे कि यक्स क्या है। तो यक्स क्या है मतलब यक्स इस प्रकार से है, लिखने के लिए यक्स सच दैट लिखते हैं। इसका मतलब होता है सच दैट मतलब ये। अब देखिए यक्स इस प्रकार से, किस प्रकार से, यक्स को बताना है इसको देख करके, यक्स इस प्रकार से है। तो इसको 60 में लिखने के लिए क्या करेंगे, यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, संग्रह है, ठीक। तो ये अगर नियम रूप में इसी को लिख लिए या संकेत रूप में लिख लिए तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। यानी अगर सारिक विधि से कहा तो क्या, जो कह रहा है उसको कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लिए, और अगर इसी को नियम रूप में लिख दिए तो नियम रूप में लिखने के लिए क्या कहेंगे, कोई वेरिएबल लेते हैं, यक्स लेंगे या जो भी लीजिए वो स्मॉल होना चाहिए, और यक्स को बताने के लिए कहेंगे यक्स क्या है, तो यक्स इस प्रकार से है, लिखने के लिए 2 बिंदु देंगे, और यक्स इस प्रकार से किस प्रकार से है, इसी को बताएंगे शब्द में, यक्स सप्ताह के दिनों का संग्रह, ठीक। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसी से काम क्यों नहीं चल गया। अगर ये 7 ठे है तो ठीक है, अगर कह दे मान लीजिए सभी प्राकृतिक संख्या जो 1000 से छोटी है। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। मान लीजिए कि ए बी भी लीजिए, बी क्या है, बी एक समुच्चय है, जो समुच्चय में वे संख्याएं हैं जो 1000 से छोटी है। लिखने में तो बड़ा दिक्कत होगा, 1 लिखेंगे फिर लिखते 999, 1000 तो है तो फिर भी कुछ संभव है, 1 लाख दे दिया तो लिखने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारा एक नियम आता है सेट बिल्डर फॉर मेथड। जैसे देखिए, अब इसको अगर हम इतना बड़ा ना लिख करके 1 2 3 4 5 999 लिखे, 3 से 4 मिनट टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं, इसी के लिए क्या लिखते हैं, यक्स इस प्रकार से है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, तथा यक्स का मान 1000 से छोटा है। अब देखिए, आप 1 लाख भी संख्या लिखिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको शब्द में लिख दीजिए। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए समुच्चय निर्माण विधि आया। इसको ये नहीं है कि बस यही सही है, आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू n, जबकि यक्स का मान 1000 से छोटा है। या और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसी चीज़ को लिख रहे हैं, यक्स बिलोंग्स टू n सच दैट यक्स 1000 से छोटा है। सब सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, तीनों क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। इसको संख्या में लिखेंगे तो कठिन होगा। तो रोस्टर विधि समुच्चय निर्माण विधि में अंतर क्या है, रोस्टर विधि में क्या कहते हैं, जो चीज कह रहा है उसको कामा के द्वारा अलग अलग करके IGT लिख लेते हैं, तो होता है रोस्टर विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, उसको नियम रूप में लिखते हैं, संकेत रूप में लिखते हैं। संकेत रूप में लिखने का फायदा क्या है, बड़ी चीजें छोटी हो जाती है। और सारे एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम इससे जुड़े हुए जैसे और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कह दे, मान लीजिए कह दिया कि कोई रोस्टर विधि में लिख दिया है, मान लीजिए कि रोस्टर सारिक विधि से लिख दिया है। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, 10 से छोटी
अभाज्य संख्याएं 10 का 20 से कर दीजिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है। तो पहला विधि तो यह है कि रोस्टर विधि से लिखिए। जब भी कोई चीज़ लिखिए, चाहे रोस्टर विधि से लिखिए चाहे समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए, हमेशा क्या करेंगे, एक नाम देंगे। मान लेंगे कि ए इज द सेट ऑफ दिस, ए इसका एक समुच्चय है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या क्या आएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही सब होंगे ना। अब इतना लंबा लिखना, ये क्या हो गया, रोस्टर विधि हो गया। अब इसी को समुच्चय निर्माण विधि से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है तथा 20 से छोटी है। ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया। हाँ, और भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अब हम एक्सरसाइज देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं आपके बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के बुक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन ले लिया गया। देखिए अभी हम टोटली क्या हमारा फोकस रहेगा, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कराना, उससे क्वेश्चन कराना, उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इससे संबंधित ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराना, जिससे इस चैप्टर का एकदम गहन नॉलेज हो जाए। देखिए समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 का हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना है तो सबसे पहले क्या करें, इसका हल निकालेंगे। हल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0, या इसी को लिखेंगे यक्स प्लस 2 माइनस 1 यक्स प्लस 2 बराबर 0, या यक्स प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो यक्स बराबर क्या आएगा, -2 यक्स बराबर 1। अब इसी चीज को क्या लिखना, रोस्टर विधि से लिखना। तो रोस्टर विधि में लिखना है तो एक नाम दे दीजिए इसको। जब देखिए किताब में दिया हो चाहे न दिया हो, कोई चीज जब लिख रहे हैं तो इसका एक नाम दीजिए। नाम दे दीजिए कि ए एक समुच्चय है जो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल करने पर प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से ए बराबर क्या आ जाएगा, इसमें 2 और -2 और 1। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए ये क्या दिया, ये समुच्चय निर्माण विधि दिया है, इसको रोस्टर विधि में लिखना था। ये भी देखिए किस विधि में दिया है, जब कोई यक्स यूज हो इस प्रकार से प्रदर्शित करे तो ये समुच्चय निर्माण विधि है। अब इसको लिखना है रोस्टर विधि से। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, इसके संख्यात्मक मान को कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका भी एक नाम ले लीजिए, मान लीजिए ए है। यक्स इस प्रकार से, यक्स एक धन पूर्णांक है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा। देखिए एक क्या है, एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 40 से छोटा आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 40 से छोटा आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9 भी 40 से छोटा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 भी 40 से छोटा। 5 का स्क्वायर मतलब 25 भी 40 से छोटा। 6 का स्क्वायर मतलब 36 भी 40 से छोटा। लेकिन 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49, जो 40 से बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, केवल इतना हो जाएगा सेट। इसको रोस्टर रूप में से लिख लेंगे। मतलब जो चीज कह रहा है उसको संख्या के द्वारा, कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लें तो वो कौन सा विधि हो जाएगा, रोस्टर विधि। अब देखिए ये रोस्टर विधि में लिखा है, इसको आपको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। जो नाम दिया वही नाम रहने दीजिए, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको यही बताए हैं कि सबसे पहले कोई वेरिएबल लेते हैं यक्स, इसको लिखते हैं यक्स इस प्रकार से। अब आप देखिए यक्स कैसा लग रहा है इसमें, ये सारे चीज क्या है, 1, 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब यन स्क्वायर। यक्स बराबर क्या है, यन स्क्वायर है, जहां यन एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। या इसको देखियो और भी और 60 में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ऊपर लिख रहे हैं,
x बिलोंगिंग टू n सच दैट x बराबर n स्क्वायर, लेकिन ये भी दिखाना है। अच्छा गया लिख देंगे। देखिए x नेचुरल नंबर है और x इस प्रकार से है कि n का स्क्वायर है। सॉरी x बिलोंगिंग टू n, x बराबर x बिलोंगिंग टू सॉरी x बराबर n स्क्वायर है, इस प्रकार से है कि n बिलोंगिंग टू n। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, x इस प्रकार से है कि x बराबर n स्क्वायर, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या ऐसे लिखिए, या लिख दीजिए कि x बराबर n स्क्वायर है और इस प्रकार से है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। इसको भी आप लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, x को n स्क्वायर कह रहा है, n को क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या कह रहा है। तो प्राकृतिक संख्या 1 लेंगे तो x बराबर 1 स्क्वायर मतलब 1 मिलेगा। x बराबर 2, n बराबर 2 लेंगे तो n बराबर 2 लिखेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 तो x बराबर 4 मिल जाएगा। यानी इसके मदद से ये प्राप्त कर लेंगे और इसको ये लिख लेंगे। देखिए संकेत विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से दिया रहता है तो हम रोस्टर फॉर्म से निकालने में हमको आसानी रहती है, लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो समुच्चय निर्माण विधि से करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तीसरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके किताब से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के बुक्स जो है वहीं से लिए गए हैं। देखिए क्या है, ये कौन से विधि में दिया है, कामा के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को, अवयव को अलग अलग करके लिखा गया, यानी ये रोस्टर विधि से दिया है। लिखा नहीं तो रोस्टर विधि से लिखा है, तो इसको हमको लिखना कैसे, समुच्चय निर्माण विधि से। ए मान लीजिए इसका नाम ए है, समुच्चय है तो समुच्चय के नाम ले लीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे x इस प्रकार से है कि x बराबर n बटे के n+1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तथा n पे भी बाउंडेशन है। n का मान 1 से बड़ा है, बराबर है, लेकिन 6 के बराबर या 6 के छोटा है। देखिए, या इसको और शार्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर n बटे के n+1, जहाँ n बिलोंगिंग टू n एंड n का मान ये है। इसको संकेत रूप, अब देखिए x इस प्रकार से कि x बराबर n बटे n+1, n के बारे में कह दिया कि वो प्राकृतिक संख्या है और 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, 6 से छोटा है, 6 के बराबर है। तो देखिए n बराबर 1 ले लीजिए, तो 1 बटे 1 लेंगे तो 1, यहाँ 1 + 1, 1 बटे 2 ये मिल गया। इसी प्रकार n बराबर 2 लेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 लेंगे ये मिल जाएगा, 4 लेंगे ये मिल जाएगा। अब देखिए n बराबर 6 लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 बटे के 7, लेकिन अगर 6 से बाहर जाएंगे तो ऊपर 7 मिल जाएगा। इसमें अगर n से बाहर जाएंगे, 6 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ 7 मिल जाएगा, इसमें मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो इसको थोड़ा सावधानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ठीक, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वो बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको मिलान करना है। तो प्रिंसिपल, देखिए हम ये बताए हैं, अगर हमें क्वेश्चन करें इसको समझने के लिए कि मैथमेटिक्स, मान लीजिए मैथमेटिक्स छोड़िए, इलाहाबाद लिख लीजिए, ILLAHABAD। अगर हम कह दें कि इलाहाबाद के शब्दों का समुच्चय बताओ, तो समुच्चय में लिख, इलाहाबाद के शब्दों का लिखना, मतलब मान लीजिए एक कोई सेट है तो इलाहाबाद के शब्द को लिखना है तो ए लिखेंगे, यल लिखेंगे। क्या यल दोबारा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर जब भी अवयव लिखेंगे तो एकदम अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक अवयव 2 बार नहीं होने चाहिए। तो एक के बाद यल आएगा, फिर ए नहीं लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल का एक अक्षर, यक्स इस प्रकार से कि प्रिंसिपल का एक अक्षर, तो प्रिंसिपल का PRINCAL, देखिए PRINCIPAL है। सब लेटर इसमें नहीं लिखा गया है, केवल वही लेटर लिखे गए हैं जो एक एक बार आए। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, आई 2 बार आया, ठीक, तो आई 2 बार आया तो आई को 2 बार नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये समुच्चय निर्माण विधि से, इसको रोस्टर विधि से लिखना है। तो रोस्टर विधि में जब भी
अवयव को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स कहाँ से लिए गए? इस प्रिंसिपल के सारे लेटर्स लिए गए। तो सारे लेटर्स को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो पहला किससे मिलेगा? डी से। 0 देखिए कह रहा है, ये किससे मिलेगा? यक्स एक पूर्णांक है, देखिए यक्स एक पूर्णांक है और इसका हल है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? यक्स बराबर 0 आएगा, यानी यक्स बराबर 0 रखेंगे तभी ना 0 + 1 बराबर 1 आएगा। यानी इसको अगर करना हो तो दूसरा से मिलान करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 6 9 8। ये क्या कह रहा है कि यक्स एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। 18 का भाजक मतलब 18 को काटते हैं, 18 को विभाजित करते हैं। 1 18 को विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 18 भी करेगा। तो इसको ए से मिला देंगे। इसी तरह यक्स एक पूर्णांक है और इसका हल है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? यक्स बराबर +-3 आएगा। 2 बार यहाँ लिखा गया। तो इधर कौन सा विधि है? रोस्टर विधि। इधर कौन सा विधि है? समुच्चय निर्माण विधि। देखिए एनसीईआरटी के अब जो प्रश्नावली के पहले, प्रश्नावली 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग प्रश्नावली का हल करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 में दिए गए। अभी देखिए ये क्वेश्चन शायद हम एग्जाम्पल के माध्यम से करा चुके हैं। उम्मीद है कि इसको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिक्कत हो रही तो फिर से पॉज करके वीडियो को पीछे आइए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया, रिक्त स्थानों में ये चिन्ह यूज करना। कहाँ पे ये यूज होगा, कहाँ पे ये यूज होगा। ठीक, तो देखिए क्या है, हम क्या बताएं कि 1 2 3 4 5 इस सेट का अवयव है। जब हम कहते हैं कि 5 सेट ए का, समुच्चय ए का अवयव, तो उसको कैसे लिखते हैं? 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखते हैं ना। 8 देखिए 8 ए में है, नहीं है तो कैसे लिखेंगे? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बस यही करना। 4 इसमें है, 4 इसमें है तो क्या लिखेंगे? 4 बिलोंग्स टू से ए। ठीक, देखिए 2 इसमें है, इस सेट में है तो क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए 10 इसमें है, 10 सेट ए में नहीं तो क्या लिखेंगे? 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। हाँ, इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोस्टर रूप में लिखना है। ये किस रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण विधि से दिया है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन, ए बराबर यक्स इस प्रकार से कि यक्स एक पूर्णांक है और पूर्णांक का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा? इसको अगर रोस्टर रूप में लिखना हो, ए बराबर -3 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा? पूर्णांक की बात कर रहे हैं, कौन सा होगा -3 से बड़ा पूर्णांक? -3 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा बताओ? -3 से पूर्णांक, ये कह रहा है कि यक्स इस प्रकार से कि यक्स एक पूर्णांक है, यक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा कह रहा, हो गया रोस्टर विधि। ठीक, जो कर यक्स इस प्रकार से है कि यक्स एक पूर्णांक है। देखिए क्या है? पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक की जगह कोई दूसरा शब्द होता था, इसमें से नहीं ले पाते हम लोग। अब देखिए बी वाला पार्ट, बी वाला दूसरा में, बी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ये तो आसान है ना। बी वाला क्या कह रहा है? यक्स इस प्रकार से है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होनी? 1 2 3 4 5, बस हो गई। 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो गई। सी वाला देखिए तीसरा क्वेश्चन, यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 8 है। देखिए ये थोड़ा सा, यक्स इस प्रकार से कि यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब 2 प्राकृतिक संख्या ऐसे बनाना, जैसे 1 ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सी इसके साथ 2 अंक की संख्या, एक संख्या और ऐड कर दे जिससे 2 संख्या का हो जाए और उनका योगफल 8 हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लेंगे। तो एक साथ क्या हो जाएगा? इनका योगफल 8 हो जाएगा। योगफल 8 हो गया। अब यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6, तो यहाँ योगफल इनका 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा तब ना 8 होगा। यहाँ अगर 4 लिए तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा तब 8 होगा। ठीक, यहाँ 5 लिए तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 6 लिए तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 7 लिए तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा। यहाँ 8 लिए तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 0।
ऐसा ये सभी संख्याएं इस सेट के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 8 आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी दो संख्याएं लेंगे तो उन संख्याओं का योगफल 8 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाले का, सी में आ जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये सारी संख्या आ जाएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? 8 आ रहा है। अब देखिए डी वाला, डी क्या कर रहा है? यक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। देखिए भाजक कैसे निकालते हैं? जब भी भाजक निकालते हैं 60 का क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणते 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12 5 60। अब देखिए 2 क्या है? भाज्य संख्या है, 3 भी भाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 3 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि वो अपने से कटेगी, एक से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ कह क्या रहा है? यक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक अभाज्य संख्या केवल यही होंगी, 2, 3, 5। भाजक 60 की तो बहुत सारे होंगी, लेकिन कह रहा है कि 60 के वे भाजक जो अभाज्य संख्या है तो वो कौन होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी वाला, 2, 2, 3, 5। लेकिन ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 2 यहाँ 2 बार आया, लेकिन 2 बार हम सेट में अलाउड नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2, 3, 5। आपके दिमाग में आ सकता था ना कि 2 बार है तो कहीं एक बार लिखे हैं, तो 2 बार लिख लो। लेकिन सेट का डिफिनीशन क्या कहता है? सेट का रूल क्या कहता है कि 2 संख्याएं अगर हो एक ही हो तो उनको एक बार मानते हैं। ठीक, 2, 3, 5 हो जाएगा। ई वाला देखिए क्या कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इनका सभी समुच्चय बनाएंगे लेटर का, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो दोबारा नहीं लिखेंगे। टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर कामा आई ये कंफ्यूज मत होना कि सेट के अंदर अगर कैपिटल में लिख रहे हैं। ठीक, और ये पर्टिकुलर शब्द है, हाँ एक पर्टिकुलर शब्द है, इसलिए इसको कैपिटल में लिख रहे हैं। टी आर आई, फिर क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर यन लिखेंगे, फिर ओ नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ई भी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? टी नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे। सारे शब्द लिखेंगे लेकिन एक एक बार लिखेंगे, तो लिख लेंगे। इसी तरह बेटर के भी लिख लेंगे, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसका भी लिख लेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्या दिया है? ये समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना। ये किस रूप में दिया है? रोस्टर रूप में दिया है। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, तो पहला क्या दिया है? 3, 6, 9, 12। तो पहले देखिए क्या करेंगे, यही थोड़ा सा कठिन है लिखना। तो इसके लिए क्या करते हैं? यक्स लिखेंगे इस प्रकार से है। अब बताएंगे यक्स बराबर क्या है। देखो ध्यान से देखो, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, और यन पे बाउंडेशन है क्या? 1 से बड़ा 1 के बराबर और 4 से छोटा 4 के बराबर। कितना आसान है। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख सकते हो या तो ऐसे आप यक्स बराबर जहाँ यन क्या है? बिलोंग्स टू, यन एक प्राकृतिक संख्या है, इसको यहाँ लिखेंगे। फिर से देख लीजिए ये क्या कर रहा है, मतलब पहला इसके लिए क्या, इसका पहले नाम दीजिए, हर क्वेश्चन में नाम दीजिएगा। ए मान लीजिए इसको, तो इसमें क्या करते हैं? यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर 3n लिखेंगे। ठीक, मतलब ये क्या है? 3 के गुणज है ना, कि 3 के गुणज कितने? n बराबर 1 रखेंगे, 3 2 लिखेंगे तो 6, 3 लिखेंगे 9, 4 लिखेंगे तो 12, 4 के बाद जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि n बिलोंगिंग टू n तथा n का मान क्या है? ठीक, ये बताना पड़ेगा। आसान है, 1-2 बार क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यक्स इस प्रकार से, किस प्रकार से कि यक्स बराबर 3n है,
अब यन को बताना पड़ेगा। यन अगर मान लीजिए 4 से ओवर जाते हैं, 4 से छोटा ही होना चाहिए, 4 के बराबर होने। अगर 4 से ओवर जाते 5 करेंगे तो 3 5 15, इससे बाहर चला जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा का भी नाम ले लीजिए। ए 2 4 8 16 32। देखिए ध्यान से पहले देखिए क्या है, 2 दूनी 4 मतलब 2 के पावर है, फिर 2 के 3 है, फिर 2 के 4 है, 2 के 5 है। इसी टाइप का है ये, तो यही बनाना है आपको। ये क्या है, ये फिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स है 2 2 2 2। ठीक, ये वायरी कर रहा है। जो बदल रहा होता है उसी का संकेत देना होता है। देखिए क्या है, इसको क्या लिखेंगे, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर 2 के पावर n, जहां n बिलोंगिंग टू n, n एक प्राकृतिक संख्या है तथा अगर n, इसका मतलब n बिलोंगिंग टू n लिखिए, या आप ये भी लिख सकते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या है। अब अगर थोड़ा सा आप मतलब सेंस बढ़ाएंगे तो ये लिखना हमें आसान लगता है। n बिलोंग्स टू n लिखिए, या लिखिए n एक प्राकृतिक। यहाँ पे जो हम लिखे कि जहाँ n बिलोंग्स टू n, आप लिख सकते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या। उसे लिखने से अच्छा है कि इसको थोड़ा सा दिमाग में बना लेते हैं ना बढ़िया से, और छोटा हो जाएगा। वैसे भी कंपटीशन का जमाना, जितना समय बच जाए उतना ही बेहतर रहता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे n के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए कहाँ तक n जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। चूँकि 2 के n के पावर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 2 के पावर 3 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32, उसके बाहर तो जाएंगे ही नहीं। इसी प्रकार देखिए इसमें हम यहीं पे बताते रहे। a बराबर यक्स इस प्रकार से, उसमें देखिए क्या दिख रहा है, 5 5 25, 5 105 का गुणक दिख रहा है, 5 के पावर n, यक्स बराबर 5 n। तो देखिए क्या है, जहां फिर वही लिखेंगे n बिलोंग्स टू n तथा n का मान 1 से बड़ा। अब कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, शायद 4 तक जा रहा है। n बराबर 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो 625। अब यहाँ देखिए चौथा, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा देखिए 2 4 6 डैश 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 दिया, तो इसमें n पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसका नाम, एक जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यक्स इस प्रकार से है 2 4 6, मतलब यक्स बराबर 2n है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या। बस इसमें n पे बाउंडेशन भी नहीं लगाना। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 लिखेंगे तो 2, 2 लिखेंगे तो 4, 3 लिखेंगे 6, 4 लिखेंगे तो 8, ऐसे मिलते जाएगा। तो इसमें तो n पर बाउंडेशन भी नहीं है, क्योंकि ये डैश डैश से करके अनंत तक गया है। ठीक, इसी प्रकार से ये क्या है, 1 4 9। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखिए ध्यान से, 5वां यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर n स्क्वायर है, जहां n बिलोंगिंग टू n तथा, ध्यान दीजिए n में यहाँ बाउंडेशन है, n का मान 10 से ऊपर नहीं गया है, यानी n का मान 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 10 से छोटा ये होगा। चूंकि n बराबर 10 तक गया, 100 मिल गया। देखिए n बराबर 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा, 11 रखेंगे डाक जाएगा। तो n का मान 10 से छोटा होना चाहिए, या 10 से छोटा होगा तो 9 होगा। 9 मतलब 99 81, 81 इसमें आएगा। 9 के बाद ऐसे करते जाएंगे तो 81 आएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 5वां देखिए, अब देखिए ये क्या दिया है। अब ये थोड़ा आसान रहता है, ये सूचीबद्ध तरीके से या समुच्चय निर्माण विधि से दिया है, इसको हम लोग रोस्टर विधि से लिखना है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, नाम यही रहने दीजिएगा। यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और इसी प्रकार से लिखेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, बस हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, इसको यक्स एक पूर्णांक है लेकिन -1/2 से बड़ा, 9/2 से छोटा। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुरंत हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे 5 होगा,
5 होगा। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3। अब बताइए, ये कह रहा है कि यक्स एक पूर्णांक है, यक्स का मान -1/2 से बड़ा, तो -1/2 तो यहीं आएगा ना, -1/2 यहीं आएगा। तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये भी कह रहा है 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 यहाँ आएगा ना, उससे छोटा पूर्णांक यही 4 है। मतलब कौन सी संख्या आएंगी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो ध्यान से थोड़ा इसको पढ़ना है। सी क्वेश्चन देखिए, सी नंबर, यक्स एक पूर्णांक है और उसका स्क्वायर 4 से छोटा है या बराबर। तो पता है क्या होगा, 0 एक पूर्णांक है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा है। 1 एक पूर्णांक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 4 से छोटा है। 2 एक पूर्णांक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से छोटा। इसके अलावा और कोई संख्या होगी, -1 भी तो एक पूर्णांक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा तो आएगा। -1 माइनस का किसी भी माइनस संख्या को वर्ग करेंगे प्लस ही आता है। तो यहाँ -1 भी होगा, -2 भी हो सकता। कभी कभी इसमें पूछ सकता है कि इसमें कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी, ऑप्शन दे देगा 3 4 5। तो कितनी पूर्णांक संख्या होंगी, 1 2 3 4 5। लायल शब्द का एक अक्षर है, तो इसको आराम से लिख लेंगे, अभी करा चुके हैं। लायल शब्द का एक अक्षर है, तो क्या लिखेंगे, LOYA, बस ऐसे लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। अब इसको क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होने वाले महीना, अब आप आराम से लिख सकते हैं 31 दिन किस में नहीं होते हैं, 31 दिन किस में नहीं होते हैं। इसको मान लीजिए सेट ए है, तो फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर। इसमें देख लीजिएगा। तो बस ऐसे लिख देना है। अंग्रेजी, अब देखिए क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए के से पहले आने वाला व्यंजन, के से पहले सारे लेटर पहले लिख लीजिए, ABCDEFGHIJK। इसमें लिखना क्या है, मान लीजिए एक कोई सेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से पहले आने वाले व्यंजन है। व्यंजन लिखना, कॉन्सोनेंट क्या लिखना है, व्यंजन है। व्यंजन लिखना है मतलब वावेल नहीं लिखना है ना, तो वावेल नहीं लिखना है, व्यंजन लिखना है। तो वावेल को हटा दीजिए, ए को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, और किसको हटाएंगे, ए को हटा देंगे, आई को हटा देंगे। और जेड से के से पहले कह रहा है, के से पहले कह रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, BCDEFGHJ। के नहीं होगा, के से पहले कह रहा है, के से पहले कह रहा है, के को नहीं लेना, के से पहले आता है। के से पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के और भी लेटर आएंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि व्यंजन वाले केवल लेटर लेना है। कौन सा लेटर लेना है, केवल व्यंजन वाले लेटर लेना। देखिए ध्यान से, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। उम्मीद है मिला लेंगे। 1 2 3 4 किससे मिलेगा, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, नहीं ये नहीं होगा। एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है, देखिए ये सब 6 को भाज देंगे, भाज नहीं मतलब काट देंगे, ठीक। और 2 3 किस में आएगा, एक भाज संख्या जो 6 की भाजक है यही होगा। 2 और 3 दोनों अभाज्य, 6 को काट देंगे। अब देखिए ये वाला तो करा ही चुके हैं एक बार क्वेश्चन, इससे होगा। यक्स एक प्राकृतिक संख्या, चौथा का हाँ बी होगा। यक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद है आप अगर अच्छे से एक एग्जाम्पल थ्योरी पोर्शन पढ़े होंगे तो इसके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमने पूरा कोशिश किया है समझाने के लिए। अगर फिर भी कुछ पढ़ाने में कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। बाकी देखिए एक चीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको मेहनत करने का प्रोत्साहन मिले, आपके लिए केवल एक लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड टाइम लगेगा, लेकिन वो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।